व्यंजन कितने प्रकार के? दो, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होगा? निकलने वाली जो वायु है उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, और महाप्राण में निकलने वाली वायु की मात्रा ज़्यादा। कब निकलने वाली? व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा बाहर निकल रही है फेफड़े से, होती हुई कहाँ से बाहर निकल रही है? हमारे मुंह से बाहर निकल रही है, तो उसकी मात्रा कम है तो वो अल्प प्राण, और ज़्यादा है तो महाप्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? 1, 3, 5 का मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवे का मतलब क्या है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे पहला वर्ग कौन सा है? का वर्ग, तो पहला कौन सा हुआ? के, फिर खानी होगा ग, और फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए अब कि पंचम वर्ण क्या है, अल्प प्राण या महाप्राण, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो पंचम वर्ण किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे, क्योंकि पांचवा वर्ण किस में ले रहे हैं? अल्प प्राण में। तो प्रश्न में क को पूछा जा सकता है कि क का उच्चारण स्थान बताइए। पहला तो क्या आपको ऑप्शन में दिया है? अल्प प्राण और सघोष, ठीक है, और दूसरा है महाप्राण और अघोष, या अल्प प्राण और अघोष, महाप्राण और सघोष। तो दोनों ही स्थिति में पहले तो आप क्या देखोगे? सघोष है या अघोष? तो सघोष में तो कौन से थे? तीसरा, चौथा और पांचवा था, तो वहां तो नहीं है। वहां तो ये किस में है? पहला और दूसरा किस में था? अघोष में। तो यानी सही क्या हुआ? एक तो क्या हो गया? ये अघोष हो गया। फिर अल्प प्राण और महाप्राण में से ये किस में है? अपना अल्प प्राण में। तो इसका मतलब का उच्चारण स्थान क्या हुआ? अघोष और अल्प प्राण। तो इस तरह से अभी तो दो वर्गीकरण पढ़े हैं, इसलिए मैंने दो के बारे में ही बताया है। किसी भी व्यंजन को लेकर जितने भी उच्चारण स्थान के हम अभी वर्गीकरण करेंगे, तो किसी भी वर्गीकरण में से पूछा जा सकता है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। अब ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य में से क्या है? क्या? तो कंठव्य है, अल्प प्राण है, और क्या है साथ में? अघोष है। तो सभी वर्गीकरण को लेते हुए भी प्रश्न आ सकता है, या इसमें से यूं भी पूछा जा सकता है कि ग की स्थिति क्या है? अल्प प्राण या महाप्राण, या दोनों ही नहीं, तो किसकी स्थिति है? अल्प प्राण। तो पहली चीज तो क्या हुई? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसके उच्चारण में हवा कैसे निकली? थोड़ी सी कम मात्रा में निकली। इसके बाद क्या आएंगे? इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर कितने? 11। उनकी संख्या कितनी है? 11। ये 3 × 5 यानी 15, क्योंकि वर्ग कितने हैं अपने? 5। अब सभी स्वरों के बाद में ऊपर भी घोष और अघोष में भी हमने अंतस्थ को कहाँ लिखा था? ऊपर वाले में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये, रे, ले, वे। यूं भी लिख सकते हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। तो ये क्या है? चारों अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आएंगे। अब घोष और अघोष में तो हमने क्या किया था? ऊपर किसको लिखा था? घोष में ऊष्म में से है को लिखा था, लेकिन यहाँ पे है इसमें नहीं आएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस याद रखना। इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। अनुस्वार यानी अंग की बिंदी। मतलब क्या हुआ? ये जो पंचम वर्ण अनुस्वार है ना, अगर भूलो तो भी ध्यान रखना कि पंचम वर्ण इसमें है तो अनुस्वार भी किस में आएगा? इसी में ही आएगा, अल्प प्राण में। तो यहाँ अनुस्वार है तो नीचे वाले में क्या आएगा? विसर्ग। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। तो अब ये 1, 3, 5 इसमें है, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वो किस में आएगा? महाप्राण। महाप्राण का मतलब उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। तो ये दूसरा, चौथा हो गया। स्वर तो कोई बचे ही नहीं है, अंतस्थ पूरे आ चुके हैं। तो सभी ऊष्म, कितने हैं ऊष्म? 4, से, और
है, ये चारों किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। तो समझ में आ गया वर्गीकरण। पहला घोष और अघोष किसके आधार पर? और नाद के आधार पर, और किसके आधार पर? कंपन के आधार पर या नाद के आधार पर, उससे निकलने वाली आवाज के आधार पर उसमें क्या होता है? घोष उत्पन्न होता है। तो घोष तत्व के आधार पर, घोष तत्व या घोषत्व के आधार पर। तब तो क्या थे? सघोष और अघोष। तो अब नोट करो इसको, आज ये लिखना है, कल वाला तो पूरा लिख लिया था। हाँ, तो हेडिंग डालिए पहले श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर। फिर पहला लिखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, कै वर्ग है तो कै वर्ग के सामने क्या लिखोगे? कै, फिर ग और अड़, ये तीनों क्या हुए? अल्प प्राण हुए। इसी तरह से अगर प वर्ग का पूछा जाएगा तो हाँ, पै, फिर पै फै के बाद में ब और बै, पै फै बै भै और मैं, तो मैं किस में आएगा? तो इसी तरह से जैसे ये दोनों लिखे हैं, उसी तरह से हर वर्ग का हमें क्या लिखना है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में लिखना है? अल्प प्राण में लिखना है। फिर लिखो सभी स्वर। नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ये क वर्ग और प वर्ग का लिखने सारे ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिखो सभी स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण हैं, सभी स्वर अल्प प्राण हैं। तो बताइए सभी स्वर अल्प प्राण के साथ घोष हैं या अघोष हैं? हाँ, तो सभी स्वर अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। तो सभी स्वर अल्प प्राण हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए अंतस्थ स्वर, अंतस्थ स्वर भी, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? हाँ, अंतस्थ व्यंजन लिख के लिख लेना, ये, रे, ले और वे। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे। और लास्ट में कौन सा आएगा? अनुस्वार और अनुस्वार, ये, रे, ले, वे और अनुस्वार। इसके बाद लिखिए महाप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग का हाँ, अब कौन सा बचा? ऊपर से मत देखना। 1 3 5 आ गए तो कौन सा बचा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और इसके बाद कौन से लिखने हैं? सभी ऊष्म व्यंजन। स्वर तो नहीं आएंगे ना, और अंतस्थ भी आ चुके हैं। सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स और है। सभी ऊष्म व्यंजन तथा विसर्ग। सभी ऊष्म व्यंजन तथा विसर्ग महाप्राण हैं। तथा विसर्ग महाप्राण हैं। महाप्राण है, जिसमें से विसर्ग क्या है? संस्कृत भाषा की, मूल रूप से किसकी ध्वनि है? संस्कृत भाषा की ध्वनि होती है। विसर्ग हिंदी में क्या है? हिंदी में इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग में से मूलतः संस्कृत ध्वनि कौन सी है? विसर्ग है। तो 2 वर्गीकरण हो गए, घोष अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रयत्न विधि। प्रयत्न विधि अथवा उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न विधि या उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न विधि या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? 8। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी संख्या को ध्यान रखना है। प्रयत्न विधि या उच्चारण के आधार पर। तो अब आपको स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म तो क्लियर है ना? वो क्या है? व्यंजनों के प्रकार है। अब जो इसके 8 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हैं स्पर्शी व्यंजन। वो स्पर्श व्यंजन थे, और ये कौन से व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन। नाम में डिफरेंस है ना? स्पर्श व्यंजन तो आपने कितने लिखे हैं? 25 है ना? लेकिन स्पर्शी व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कितने व्यंजन आते हैं? केवल 4 ही आते हैं। और 4 के अलावा भी एक चय वर्ग है, वो स्पर्शी व्यंजन में नहीं गिना जाता है। ध्यान रखना है। शुरू के आप पहले इसको 3 याद करना। 8 याद करने हमें। पहला स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, ठीक है, और तीसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। कुल कितने? तो हमें कितने लिखने हैं? 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले किसको याद करोगे? इन 3 को। तो जो च वर्ग के 4 हैं अपने, वो कौन से हैं? वो किस में आएंगे? स्पर्श संघर्षी। चलो एक और लिख लेते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। 8 में से पहले शुरू के 4 याद करना। वो कौन सी है? नासिक के ध्वनियाँ, नासिक के व्यंजन। तो इसमें इस संघर्षी सबसे पहले याद कर लो, क्योंकि संघर्षी वही है जहाँ संघर्ष या घर्षण होता है। तो याद है सबको? यानी कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किस में आ जाएंगे? आपके संघर्षी में। तो श, स और है। तो ऊष्म व्यंजन हो गए। अब किसको लिखना है? स्पर्शी। स्पर्शी में कौन सा वर्ग छोड़ना है आपको? चय वर्ग। तो कौन सा बचा? क वर्ग, उसके बाद चय को छोड़ दिया, ट वर्ग, उसके बाद त, थ, ध, ध, न, त वर्ग, और चौथा प, फ, ब, भ, म वाला प वर्ग। तो ये जो 4 वर्ग हैं, इन चारों वर्ग के शुरू के जो 4 वर्ण हैं, प्रथम 4 वर्ण किस में आएंगे? स्पर्शी व्यंजन में, ठीक है। और इसके बाद जो इसका 5वां वर्ण है, हमने जो छोड़े हैं, किसके? इसके भी और इसके भी। 5वां वर्ण तो पंचम वर्ण कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
नासिक के ध्वनि भी कहते हैं, जिसे हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि हवा कहाँ से बाहर निकलती है, उनके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। तो आपका जो पंचम वर्ण है हर वर्ग का, उसे किस में लिया जाएगा, नासिक के व्यंजन में लिया जाएगा। तो शुरू के 25 तो हमने डिवाइड कितने में कर दिए, 1 2 और 3 भागों में, जिसमें क ट त और प इन वर्ग के प्रथम 4 वर्ण तो किस में है, स्पर्शी में है, और 6 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण किस में आ जाएंगे, स्पर्श संघर्षी में। तो इनके उच्चारण में नाम से ही पता चल रहा है हवा क्या करती है, स्वर यंत्र को स्पर्श करती है। यहाँ क्या करेगी, हवा स्वर यंत्रियों से संघर्ष करेगी, और स्पर्श संघर्षी जो स्थिति है इसमें ना तो पूरी तरह स्पर्श करती है और ना ही पूरी तरह क्या करती है, संघर्ष करती है, उसे छूते हुए हल्का सा बाहर निकलती है। जबकि इसमें पूरी तरह क्या होती है, बिल्कुल उसे स्पर्श करते हुए हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो इनको कितने भागों में बांट दिया गया है, शुरू के 4 भागों में बांट दिया गया है, स्पर्शी, फिर संघर्षी, फिर स्पर्श संघर्षी, और फिर क्या है, नासिकीय ध्वनियाँ। जबकि कितने लिखने हैं हमें, 8 लिखने हैं। तो अब जो 8 हैं उनमें से आता है पहला पार्श्विक। बचे हुए कितने लिखने हैं, 4। एक होता है पार्श्विक, पार्श्व का मतलब पीछे, पीछे का मतलब जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक जो होता है वो है अपने ल। फिर एक नाम है प्रकंपित, नाम से ही याद हो जाएगा। अब बच्चे कौन से हैं ये ध्यान करो, पहले उष्म व्यंजन तो हो गए, बच्चे कौन से हैं आपके, ये, रे, ले और वे। भाई 25 स्पर्श व्यंजन आ चुके, इसके बाद क्या आ चुके, शेष है उष्म व्यंजन भी अपने आ चुके। अब क्या बचे, ये, रे, ले, वे, तो यही आएंगे ना बचे हुए 4 में। तो प्रकंपित किसकी आवाज आ रही है, र, तो प्रकंपित क्या है, र, जिसके उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है। पार्श्विक जिसके पार्श्व नाम से ही पता चल रहा है, जिसके उच्चारण में हवा क्या होती है, जीभ के पीछे दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है। और लय का एक नाम और बताया था कल आपको, लय को क्या कहते हैं, शुद्ध वत्सर्य। वत्सर्य का मतलब क्या होता है, मसूड़ा। वो अभी हम उच्चारण स्थान, लास्ट जो वर्गीकरण है वो लिखेंगे। हर व्यंजन का उच्चारण स्थान लास्ट में हमें लिखना है, तो ध्यान रखना। वत्सर्य क्या होते हैं, वत्सर्य का मतलब ही मसूड़ा। तो वत्सर्य व्यंजन या दंते व्यंजन, दंते व्यंजन यानी हवा कहाँ से टकराई, लेकिन दंते के साथ साथ जब हवा दांतों के साथ साथ मसूड़े से भी टकराती है, वो व्यंजन किसमें लेते हैं, वत्सर्य व्यंजन। और शुद्ध वत्सर्य कौन सा है, केवल लय है। लेकिन इस वर्गीकरण में हमें किसमें याद रखना है, इसको पार्श्वित हो गया, ये कौन सा हो गया, प्रकंपित। इसके बाद है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी जिसके उच्चारण में जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो वो व्यंजन जीभ के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तो अभी कल जब हमने पढ़ा था तो 2 बताए थे, जिसमें जीभ क्या करती है, सीधी मूर्धा से जाके टकराती है और व्यंजनों को क्या कर देती है, फेंक देती है। तो इसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हैं, कल 2 बताए थे, ड और ढ, जिसमें क्या है, अपने नीचे नुक्ता है, नुक्ता है, इस चंद्र बिंदु नहीं, इसको क्या बोलोगे, नुक्ता है। अब इसके बाद पार्श्विक हो गया, प्रकंपित हो गया, उत्क्षिप्त हो गया। अब कौन से बचे, ये और वे, ये और वे, जिसमें बिल्कुल भी संघर्ष नहीं होता है, यानी बिल्कुल भी छूती नहीं है। कल आपको अर्धस्वर भी बताया था, अर्धस्वर 4 लिखे थे अभी हमने थोड़ी, ये, रे, ले और वे, चारों ही थे। अर्धस्वर क्यों कहा गया था, अंतस्थ स्थिति थी उनकी, क्योंकि ना तो पूरे ढंग से स्पर्श कर रही थी, यानी जो मुंह बोलते समय होठ का गैप क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो हमें दिखता नहीं है स्पष्ट रूप से कि पूरी तरह छू रही है या नहीं छू रही है, लेकिन गैप क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। किसके बीच का,
होठों के बीच का, तो वो कौन सी स्थिति थी? अंतस्थ। अंतस्थ में कितने थे? 4, य, र, ल और व। तो इसमें से भी जिसके अंदर, दोनों के अंदर क्या नहीं होता है? बिल्कुल भी संघर्ष नहीं होता है, उन्हें नाम से ही क्या कहेंगे? संघर्षहीन व्यंजन। जो कौन से हैं? ये और वे है। तो याद हुआ कुछ कुछ? कितने टाइप हुए? इसी क्रम में याद करना। किसके आधार पर कर रहे हैं हम? प्रयत्न, विधि और उच्चारण के आधार पर। इसको रटना नहीं है, 2-3 बार इसका अर्थ याद करोगे। शुरुआत में पहले किसको याद करना है? 4 स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श, संघर्षी और नासिक्य। स्पर्शी में कुल कितने लिखने हैं आपको? 16। कौन से? हर जो 4 च वर्ग को छोड़कर बचे हुए 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। नासिक्य तो याद ही हो गया सबको। पंचम वर्ण किस में आता है? नासिक्य में आता है। संघर्षी का मतलब ऊष्म, जहाँ संघर्ष और घर्षण, तो ये श है, ये भी याद हो गया। और स्पर्श संघर्षी केवल 6 वर्ग के 4 वर्ण, यहाँ तक तो याद हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको? उच्चारण स्थान किसका याद करना है? ये, र, ल और व। सबसे पहले किसको याद करना? र। प्रकंपित। प्र में किसकी आवाज आ रही है? र की आ रही है ना। तो प्रकंपित, कंपन के साथ जिसका उच्चारण हो रहा है वो है र। पार्श्विक, पार्श्विक यानी ल। ल का मतलब जिसके उच्चारण में हवा, ल के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? बगल या जीभ के पीछे से, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन जिसमें क्या होता है? ड और ढ। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ। तो अपने आप ही याद, जिसे जीभ बाहर फेंकती है वो व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त। जीभ क्या होती है? पीछे मूर्धा से टकराती है और उनको बाहर की ओर फेंक देती है। उत्क्षिप्त को ताड़न जात भी कहते हैं। भाई ताड़ना, भगाना, बाहर इसको भगा देती है। ड और ढ। और सबसे अंत में कौन से बचे? संघर्षहीन, जहाँ पर बिल्कुल भी संघर्ष नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम इस वर्गीकरण में क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ना तो स्वर की तरह है और ना ही व्यंजन की तरह है। ना तो व्यंजन की तरह पूरी तरह संघर्ष हो रहा है, टकरावट हो रही है, और ना ही स्वर की तरह ये बिना किसी बाधा के बाहर निकल रहे हैं। तो समझ में आ गया वर्गीकरण? वो तो घोष, अघोष और वो तो अलग है बिल्कुल। और इस वर्गीकरण को इसी क्रम में याद करना तो अपने आप जल्दी से याद हो जाएगा। चलो अब लिखो। लिख लिया? प्रयत्न, विधि या उच्चारण के आधार पर। प्रकार कितने? सबसे मेन रूप से याद रखना है प्रकंपित। प्रकंपित जिसे लुंठित भी कहा जाता है, और उत्क्षिप्त जिसे क्या कहा जाता है? ताड़न जात भी कहा जाता है। और फेंके हुए उत्क्षिप्त कौन से हैं? ड और ढ। लय की स्थिति विशेष रूप से याद रखनी है। लय की एक तो क्या याद रखना है? पार्श्विक है और शुद्ध वत्सर्य व्यंजन है, जो अभी हमारा लिखना बाकी है। उच्चारण स्थान कौन सा उच्चारण स्थान? भाई अपने 5 वर्ग है ना, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। तो इन 5 में से कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण होता है और स्वरों का उच्चारण भी किस स्थान से होता है, तो वो वर्गीकरण अंतिम है। उससे पहले अभी अपने को कौन सा याद करना है? प्रयत्न विधि के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहला लिखिए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में हवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा वाग यंत्र को, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा वाग यंत्र को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। वाग यंत्र को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। वाग यंत्र से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है।
यहाँ स्पर्श जीभ या स्पर्श होता है। कहाँ से हो रहा है? या तो जीभ से या फिर होठ से। दो स्थान से तो नहीं होगा ना, दो स्थान से केवल कहाँ होता है? कौन से व्यंजन है जिनके उच्चारण में दो उच्चारण स्थानों से उच्चारण होता है? दो उच्चारण स्थानों से होता है, कल बताया है, ड और ढ। एक तो मूर्धा से, क्योंकि ड ढ मूर्धन्य में ही आ रहे हैं, और दूसरा जीभ मूर्धा से टकराती है और उन्हें बाहर फेंकती है, तो इन्हें स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। आगे लिखिए, क वर्ग, ट वर्ग, ट नहीं आएगा इसमें, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन चार वर्गों के प्रथम चार वर्ण, इन चार वर्गों के प्रथम चार वर्ण स्पर्शी व्यंजन हैं। प्रथम चार वर्ण स्पर्शी व्यंजन हैं। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो प्रथम चार वर्ण हैं वो क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। अच्छा, अब बताते जाओ किसको कितना ध्यान में रहा। दूसरा कौन सा लिखेंगे? संघर्षी। हाँ, दूसरा लिखो संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण से बाहर निकलती है। जिनके उच्चारण में हवा घर्षण से बाहर निकलती है। जिनके उच्चारण में हवा घर्षण से बाहर निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन संघर्षी होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन संघर्षी होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन संघर्षी होते हैं। अब तीसरे कौन से? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, मिटा दूं, ये लिख लिए, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी कौन से? हाँ, जिसमें स्पर्श भी है और जिसमें क्या हो रहा है? संघर्ष भी हो रहा है। तो स्पर्श संघर्षी यानी कौन सा वर्ग छूटा हुआ है? च वर्ग। तो इसमें लिखिए च वर्ग के प्रथम चार वर्ण, च वर्ग के प्रथम चार वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो इनमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। स्पर्श कब और संघर्ष कब? जब उच्चारण करते हैं पहले स्पर्श होगा या संघर्ष होगा? छुएंगे तभी तो संघर्ष होगा। तो पहले क्या होगा और फिर क्या होगा? तो च वर्ग के प्रथम चार वर्ण स्पर्श संघर्षी हैं। इनके उच्चारण में पहले अधिक समय तक स्पर्श होता है। अधिक समय तक स्पर्श होता है। अधिक समय तक स्पर्श होता है और फिर वो ज़्यादा समय तक छूकर बाहर निकलेगी हवा, तो क्या हो जाएगा? और अंत में संघर्ष हो जाता है। पहले इनके उच्चारण में पहले अधिक समय तक स्पर्श होता है और बाद में क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। तो प्रथम चार वर्ण च वर्ग के कौन से हुए?
चे, छे, जे और झ शुरू के 4 वर्ण। ध्यान रखना प्रथम 4 वर्ण हैं, लेकिन अगर स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं तो कितने लिखने हैं? स्पर्श 25 और स्पर्शी व्यंजन 16। नाम में अंतर है ना, वो स्पर्श है और ये क्या है? स्पर्शी है। तो ये तीनों क्लियर है। अभी क्या बच गए हैं अपने पास? पंचम वर्ण। सभी वर्ग के बच गए, तो वो किस में आएंगे? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन जो कहाँ से, जिनके उच्चारण में हवा कहाँ से बाहर निकलती है? नाक से बाहर निकलती है। तो लिख लिया ना हमने पहले भी, नासिक के व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा कहाँ से निकली? नाक से बाहर निकलती है। तो नासिक के व्यंजन में कौन से होंगे? पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, इसमें लिखो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग और वर्ण में तो अंतर समझ में आ गया ना। वर्ग तो 5 है और वर्ण 25 है उसके। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात पंचम वर्ण, अर्थात पंचम वर्ण नासिक के ध्वनि है। अर्थात पंचम वर्ण नासिक के ध्वनि है। नासिक के ध्वनि है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है? नाक से या मुंह से, कैसे? लेकिन इनके उच्चारण में 5वां वर्ण कौन सा? ड। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये न, थर्ड नंबर पे कौन सा? ण। इसके बाद न और इसके बाद में। ये जो 5 वर्ण पंचम वर्ण हैं, इनके उच्चारण में तो हवा कहाँ से बाहर निकलेगी? केवल नाक से। ठीक है ना। अनुनासिक में भी निकलती है ना नाक से, नाक के साथ मुंह भी है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है? केवल नाक से। अनुनासिक में नाक और मुंह से, और निरअनुनासिक में केवल मुंह से। तो ये क्लियर है चारों। पहले कौन सा हुआ? बिना देखे बोलो। स्पर्शी, फिर संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी और चौथा, हाँ। अब अपने क्या बचे? याद रखना अपने व्यंजन कुल कितने बचे हैं? ये, र, ल और व। अब सबसे पहले अपना किसको लिखेंगे? प्रकंपित को लिख लो। ठीक है ना। प्रकंपित इजी रहेगा याद करने में। प्रकंपित में क्या? रे वाला ही ना, ये वाला लिखूं? ये और ये तो दोनों को साथ लेना पड़ेगा ना। ये किसमें? चलो यूं याद करना, पहला और आखिरी, इन दोनों को क्या कहते हैं? क्योंकि स्पर्शी और संघर्षी लिख रहे हैं तो अब क्या लिख लेते हैं? पहले संघर्षहीन। पहला स्पर्शी लिखा, फिर संघर्षी लिखा, स्पर्श संघर्षी लिखा, तो अब क्या हो गया? ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो फिर कैसे याद करोगे? ये रे लेवे ही तो बचे है ना। तो पहला और आखिरी, तो कौन सा हो गया? यह और वह। तो इसमें लिख लो संघर्षहीन व्यंजन जिनके उच्चारण में, पहले इसका अर्थ लिखो। हाँ, 5वां ही हुआ ना। जिनके उच्चारण में हवा, जिनके उच्चारण में हवा, उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के, जिनके उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है। बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है। ना तो ये स्वर हैं, ना तो ये स्वर की तरह उच्चरित होते हैं, ना तो ये स्वर की तरह उच्चरित होते हैं और ना ही व्यंजन की तरह। ना तो ये स्वर की तरह उच्चरित होते हैं, ना ही व्यंजन की तरह। इसीलिए इन्हें, ना तो ये स्वर की तरह उच्चरित होते हैं और ना ही व्यंजन की तरह, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है।
इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यानी इनके उच्चारण में इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अर्ध स्वर क्यों है? ना तो ये स्वर की तरह यानी अपना उच्चारण करते समय ना तो बिल्कुल भी स्पर्श होता है, यानी पूरा ही स्पर्श नहीं है, तो वो क्या होगा? स्वर। बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनि तो कौन सी है? स्वतंत्र ध्वनि तो कौन सी है? स्वर है। लेकिन ये पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं है, लेकिन होठ इतने पास आ जाते हैं कि हमें क्या लगता है? ऐसा लगता है कि इनमें स्पर्श हो रहा है। और ना ही इनके अंदर बिल्कुल छू रही है हवा। किसको? किसकी तरह? व्यंजनों की तरह। भाई व्यंजन तो क्या है? जिनके उच्चारण में हवा किसी ना किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती है। स्वर क्या है? जिसमें बिना अवरोध के बाहर निकलती है। तो ना तो पूरी तरह अवरोध दिखाई दे रहा है और ना ही ये पूरे स्वतंत्र तरीके से बोले जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर कौन से हुए? यह और वह, जहाँ पर स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी क्या दिखाई नहीं देता? संघर्ष या उनका अड़ना, वाग यंत्र एक दूसरे को स्पष्ट रूप से छूते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो अब हो गए संघर्षहीन। अब कौन से बचे हैं? अब तो ये लिख ले। क्या चीज? उच्चारित और उच्चरित। देखो उच्चारित मैं क्या कर रही हूं? शब्दों का उच्चारण कर रही हूं, तो वो क्या हो गए? उच्चारित। जब हम इसमें कौन सा इत क्या जोड़ा जा रहा है? प्रत्यय। जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो उच्चारण प्लस इत क्या होगा? उच्चारित भी लिख सकते हैं। और जब प्रत्यय पढ़ोगे तो इत प्रत्यय जुड़ता है, तो उसके जो पहले वाला वर्ण है उच्चारण प्लस इत, तो उसमें क्या हो जाता है? मात्रा छोटी हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? उच्चारण की जगह उच्चरित हो जाता है। समझे? ये तो हो गया उच्चरित। किस दृष्टि से? जब हमने इसमें क्या जोड़ दिया? इत प्रत्यय जोड़ दिया। इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुछ मात्राएं दीर्घ भी हो जाती है और कुछ मात्राएं ह्रस्व भी हो जाती। दीर्घ यहाँ तो देखो क्या हो रहा है? उच्चरित हो रही है ना। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो मात्रा अपनी छोटी की जगह क्या हो जाती है? नहीं, दीर्घ होती है ना। जैसे देखो व्यवहार प्लस इक, व्यावहारिक। इक प्रत्यय हुआ उसमें। बड़ी मात किसके? ये वाले। ये वाले में मात्रा कौन सी थी? छोटी थी ना। इस छोटी को तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ? ये वाली तो बड़ी थी, बड़ी को क्या कर दिया? व्यवहार कैसे लिखेंगे? व्यवहार या व्यवहार? सही क्या है? सही है क्या? ये नहीं है? अरे व्यवहार होता है या व्यवहार? ये होता है ना। तो बाद में व्यावहारिक आ की मात्रा लगती है। अशुद्धि संशोधन का चैप्टर है ना आपके। अरे आ की मात्रा लगी या नहीं लगी? दीर्घीकरण हुआ। जब आप चलो संधि पढ़ोगे ना, संधि पढ़ेंगे। संधि किस में होती है? संस्कृत भाषा में। ध्यान से सुनो, देखो। अरे भाई ध्यान से सुनो, प्रश्न पूछा ना, संधि किस में होती है? संस्कृत भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा की भी कुछ अपनी संधियां होती है। शुद्ध रूप से तो संस्कृत में होती है, लेकिन हिंदी भाषा की संधि में आपने कभी पहले पढ़ा होगा तो ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण के नाम से क्या है? संधि है। ह्रस्वीकरण में जिसमें मात्रा क्या हो जाती है? छोटी। अब इसको हमने संधि में लिया है, संयोग में नहीं। संधि और संयोग भी बताया था। संधि और संयोग। संयोग तो कब होता है? जब उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। और संधि कब होती है? एक शब्द बताया था मैंने आपको, निर प्लस अनुनासिक। ठीक है? निर में रह कैसा है? इससे समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। निर में रह कैसा है? आधा है। इसमें ए जुड़ गया तो ये क्या बना? निर्नुनासिक। क्या रह में कोई विकार उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ ना भाई। ये रह आधा था
और इसमें ए की मात्रा जुड़ गई, क्या कोई परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन आया क्या? अरे भाई रे आधा था और पूरा हुआ, क्या कोई मात्रा चेंज हुई, कुछ हुई? जबकि महा प्लस ईश में क्या हुआ था? आ की मात्रा किस में बदली थी? बदली ना, इसमें तो नहीं बदली। किसको? नीरव, वो तो विसर्ग संधि में, नी प्लस रव, तो मात्रा क्या हो जाती है? नीरव, बड़ी की मात्रा, दीर्घीकरण। अभी उसको छोड़ो, अभी बात क्या थी? संधि के कारण, हिंदी के नियम के कारण। हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, कोई भी चीज अपने आप कर रही है कि हम नहीं कर रहे हैं ना, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब भी महा प्लस ईश यानी आ के बाद जब भी ई या ई आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए करना ही पड़ेगा ना, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या हुआ? नी प्लस रव विसर्ग संधि का नियम है, तो उसमें क्या होगा? मात्रा क्या हो जाएगी? देखो एक चीज और, ये विसर्ग संधि में आएगा जब, कब? जब संधि पढ़ोगे। लेकिन जब हिंदी की संधि पढ़ेंगे तो नी प्लस रव छोटी की मात्रा किस में बदलेगी? बड़ी में। अब बात किसकी थी? उच्चरित की और व्यवहारिक की। व्यवहारिक ऐसे ही लिखते हैं, नहीं तो घर जाके देखना, बुक खोल के देखना, यहाँ मात्रा कैसी हो जाएगी? आ की। तो जब हिंदी की संधि, समझ में आ रही है बात? हिंदी की संधि पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ी है, आपने तो स्वर संधि, व्यंजन संधि यही पढ़ी है ना, विसर्ग संधि। लेकिन हिंदी भाषा की अपनी कुछ संधियां होती है जिसमें क्या होता है? मात्रा का ह्रस्वीकरण या दीर्घीकरण हो, क्योंकि ये हिंदी की क्या है? हिंदी की संधि में मात्रा का ह्रस्वीकरण या दीर्घीकरण का एक नियम है। जब आप संधि पढ़ोगे तो वहाँ ये लिखाएंगे हम कि मात्रा क्या हो जाएगी? इत प्रत्यय लग रहा है तो इसके एग्जाम्पल में आएगा कि मात्रा क्या हो गई है? यहाँ पर छोटी हो गई है। तो किस नियम के अनुसार हुई है? ह्रस्वीकरण के नियम के अनुसार। और ये किस नियम के अनुसार बड़ा हुआ है? दीर्घीकरण के नियम के अनुसार। तो इतना क्लियर है ना? अभी कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, किसको पढ़ रहे थे? रे को ना? हाँ, चलो पूरा कर लो, क्लास के बाहर पूछ लेना भाई, इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो। हाँ, प्रकंपित, यही लिखा था ना, संघर्षहीन पूरा लिख लिया। हाँ, प्रकंपित, प्रकंपित में कौन सा वर्ण? रे। प्रकंपित यानी रे। जिस व्यंजन के, अर्थ लिखिए, जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को, जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा को, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ या जीवा, हाँ ये भी पूछ लेना, ये जीवा को जीभ क्यों कहते हैं? एक तत्सम शब्द है और एक तद्भव शब्द है। तो जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। अपना जो टॉपिक पढ़ रही हो ना, उससे रिलेटेड क्लास में पूछो, उसके अलावा जो भी पूछना हो वो क्लास के बाहर, पूछने की मनाही नहीं है। जीवा को कंपन करना पड़ता है। प्रकंपित, प्र क्या है? उपसर्ग है, तो जीवा को क्या करना पड़ता है? कंपन। अब मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा प्रत्यय और उपसर्ग लगेंगे तो मात्रा बदल देना, केवल एक नियम है, कभी कभी क्या हो जाता है? ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण हो जाता है। तो जिसके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद लय बच गया। अब कंपन, कंपन का मतलब तो जानते हो? हाँ, जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे प्रकंपित कहते हैं। अब इसके बाद रे को ले ले। अभी कितने हुए हैं? 5, ये 6 और अब कौन सा आएगा? 7। अभी तो 7वां आएगा, 8 है टोटल। ठीक है, अब ले, ले को क्या कहते हैं? पार्श्विक। ले को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक यानी जिस, पहले लिखेंगे कौन सा? ले। ज्यादा जो इसमें से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ना,
ये जो पीछे के 4 है ना, इसी में से। पार्श्विक, जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा, जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगलों, बगल तो जानते हो, दोनों साइड, जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है। जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा जीभ की दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। 7 हो गए। अब अंतिम 8वां किसको याद रहा? कौन सा? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त यानी ताड़न जात, यानी कौन से बचे 2? हाँ, अंतिम 8वां लिखो। 8वां वर्ण कौन सा है? उत्क्षिप्त, जिसे ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न जात। अच्छा, डे के नीचे बिंदी लगाऊं या नहीं? बोल के उच्चारण करके देखो। अब ये भी मत कर देना कि हमेशा ही पीछे डे आएगा तो बिंदी लगाते, जरूरी नहीं है। उच्चारण करो, ताड़न, और अड़ की आवाज आई ना, तो ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब क्या है? अर्थ लिखो। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ है फेंका हुआ। किस में? किस? डे के नीचे? आप आज ही आए के क्लास में? हाँ, तब नहीं समझ में आ रहा है। जब वाक्य के शुरू में, वाक्य के शब्द के शुरू में डे आता है तो कभी भी बिंदी नहीं लगती है, और जब पीछे आता है तो बिंदी लगती है। ठीक है? अब क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो ड और ढ है ये तो किस में थे अभी? अपने वर्गीय व्यंजन में। कौन से वाले? बिना बिंदी वाले। इस डे का उच्चारण डी फॉर डॉग की तरह होता है। ड, डी फॉर डॉग होता है ना, उसकी तरह। जैसे मैंने बोला ड्रम, डई बोला ना, अड़ तो नहीं बोला ना, तो ड के नीचे ये क्या लग गया? र। और इस डे का उच्चारण अड़, नीडर। आ गया समझ में? उनको नहीं आया ना जो आज आए हैं। ठीक है, अब तो आ गया। शब्द की शुरुआत में कभी भी बिंदी वाला डे नहीं आएगा। डे की आवाज आती है डी फॉर डॉग, और जिसके नीचे नुक्ता है उसमें किसकी आवाज आती है? अड़। पेड़, आई अड़ की आवाज? हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? ताड़न। अड़ाया, ताड़न जाग। तो उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ है फेंका हुआ। तो लिखिए ड और ढ, कौन से वाले? नुक्ते वाले। ड और ढ दोनों वर्णों को जीभ के द्वारा, दोनों वर्णों को जीभ के द्वारा बाहर फेंका जाता है। कहाँ से? मुंह से बाहर फेंका जाता है। तो इन दोनों वर्णों को जीभ के द्वारा बाहर फेंका जाता है। इसीलिए इन्हें ताड़न जात, ताड़ना यानी भगाना होता है ना, बाहर निकाल देती है जीभ, इसीलिए इन्हें ताड़न जात कहते हैं। तो पार्श्विक हुआ, उत्क्षिप्त हुआ, ठीक है। फिर एक कौन सा था? प्रकंपित था। ठीक है। अब पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, इन तीनों में से लुंठित किसे कहेंगे? लुंठित अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। पहले आठों के नाम बताओ। सबसे पहले स्पर्शी, उसके बाद तीसरे नंबर, उसके बाद पांचवें नंबर पर संघर्षहीन, छठे नंबर पर, सातवें नंबर पर और आठवें नंबर पर। 8 तो पूरे हो गए नाम। अब ये 2 बचे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। को लुंठित भी कहा जाता है, प्रकंपित को लुंठित भी कहा जाता है। लुंठित यानी जैसे कोई बेलन से कोई चीज बेली जाती है ना, तो वो कैसे रगड़ खाती है,
तो वो जो कंपन होता है ना, तो वो रगड़ते हुए शब्द बाहर निकलते हैं, उसे कहते हैं, इनका नाम लिखा है लुंठित। अब वर्गीकरण समझ आ गया? कितने वर्गीकरण हो गए? 3 ही हुए हैं। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, नाद या घोष के आधार पर, और जो तीसरा आज किसके आधार पर? प्रयत्न विधि या उच्चारण के। लास्ट बचा है अब एक वर्गीकरण जो कल पढ़ेंगे। इनको सबको यहाँ तक का याद करना क्या? टेस्ट तो क्लास में ही होता है ना, रोज नहीं हो रहा है क्या? रोज तो पूछती हूँ मैं, रोज तो पूछते हैं।